साथियों, शार्क एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सीटेट परीक्षा बिल्कुल ही करीब आ गया है और आप लोग तैयारी करते रहिए, सफलता निश्चित ही हाथ लगेगी। तो आइए चलते हैं, हम चल रहे हैं क्या करने के लिए, प्रीवियस पेपर यानी कि सीडीपी का प्रीवियस पेपर हम सॉल्व करते हैं। और आप लोग अधिक से अधिक जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करते रहिए, प्रीवियस पेपर सॉल्व करते रहिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए चलते हैं, ये हमारा प्रीवियस पेपर है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या बनता है। हमारा पहला प्रश्न क्या है, यानी कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। अर्थात इसमें पूछा जा रहा है कि जो भाषा का जो अर्जन होता है, यानी कि भाषा जो सीखने का जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है जन्म से पूर्व की अवधि, दूसरा जो दे रहा है ऑप्शन हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, और चौथा किशोरावस्था। तो बताइए आप लोग, सबसे जल्द से जल्द इसमें टिक लगाइए। आप लोग अपने कॉपी पे करते रहिए, कितना सही है कितना गलत है ये आप लोग देखते रहिए। तो आइए बताइए पहला कौन सा है, जन्म से पूर्व अवधि या प्रारंभिक या फिर मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि कौन सा हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये तो हमारा हो गया। और हाँ, आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आपके तौर पे बता दें कि ये जो हमारा चौथा किशोरावस्था है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई दोस्तों। ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि किशोरावस्था को वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसको नामों से दिया गया है। गंदी अवस्था है सबसे, या तनाव की अवस्था है, मतलब जो भी ये भी हमारा जो किशोरावस्था जो ऑप्शन है, यानी कि जो यह अवस्था है किशोरा ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसको देखते रहिए। फिर हमारा जो दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो आइए, पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो बताइए आप लोग, जल्द से जल्द बताइए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पहला हमारा है कौन सा, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अवस्था, कौन सा है बताइए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास का अवस्था, यानी कि कौन है, कोलबर्ग कहते हैं, इनके अनुसार क्या है, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास का अवस्था। और इसमें आपका आता है जो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें है, किसने दिया इसको, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी है, 4 अवस्थाएं दी हैं। 4 अवस्थाओं की एक यह अवस्था है, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यानी क्वेश्चन आता है तीसरा, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दिया जाता है या अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो आइए आप इसको करिए, कौन सा है इसका ऑप्शन, कौन सा है, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता या जेंडर समरूपता। बताइए जल्द से जल्द आप लोग इसमें आंसर बताइए, कमेंट करते रहे, कमेंट कर सब लोग अपना अपना आंसर बताएंगे किसका कितना सही हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन सा। तो सर इसका हमारा जो ऑप्शन जाता है, यानी कि जेंडर पक्षपात, यानी कि जेंडर बाइस, यानी कि इस क्या कह सकते हैं, जेंडर बाइस, यानी कि जिसमें क्या किया जा रहा है, इसमें पक्षपात की जा रही है, लड़के लड़कियों ने कि जेंडर का पक्षपात किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर में कभी भी आप हमेशा देखिएगा, जब भी प्रश्न सॉल्व करिएगा उसमें आपको किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करना है। आपको जेंडर की पहचान ये तो है नहीं, आपको कभी कभी लोगों को अलग, मतलब कि जो भी पक्षपात है हमेशा समायोजन का जो है सिद्धांत लेकर चलना है, समायोजन के। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। फिर हमारा तीसरा जो चौथा प्रश्न आता है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। यानी कि क्या कर रहा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम कर, मतलब कि क्या है, इसमें जेंडर को दिखाना, जेंडर को दिखा रहा है कि जेंडर में क्या है, इसमें पक्षपात या जो भी है अनुरूपता को कम करने की निम्नलिखित कौन सी सबसे प्रभावशाली है। तो पहला हमारा क्या है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, दूसरा जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। पृथक मतलब जानते हैं अलग, इंडिविजुअली अलग अलग। तो जाइए जल्दी से आप लोग आंसर जी बताइए कौन सा होगा आपके में, यानी कि इसमें कौन सा होगा बताइए जल्दी।
तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा पहला आंसर, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके। हाँ, एक चीज़ आप लोग को बता दें कि कभी भी आप लोगों को अभी हमने बताया कि जेंडर कभी भी पक्षपात नहीं करना है, बच्चों को जेंडर के आधार पे नहीं बांटना है, उनको समूह अलग अलग नहीं बनाना है, क्योंकि एक समायोजन का हमें कॉन्सेप्ट लेकर चलना होगा, यानी कि सीटेट के पेपर में। तो इसमें आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके। हाँ, एक चीज़ और है इसमें कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए इनको जागरूक करने के लिए, जेंडर के प्रति लोगों को या बच्चों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए सबसे प्रभावशाली क्या होगा। तो इसमें आप लोग का उसमें ऑप्शन कभी कभी दे देगा कि उनको इन सब बातों को छुपाकर या इन सब चीज़ को इग्नोर करके। तो हमें ये सब चीज़ नहीं करना है, हमें स्पष्ट उस रूप के बारे में, बच्चों की मेंटेलिटी जो बनी है या जो भी रहती है उसको दूर करने के लिए हमें स्पष्ट बात करना होगा उसके बारे में। यानी कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके। तो आइए अब हमारा जो पांचवा ऑप्शन आ जाता है, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले आप लोग एक टैग वर्ड आप लोग को बता दे कि यदि अगर आप लोग को सामाजिक एवं संस्कृति का अगर कहीं भी आप लोग को दिख जाए तो सीधा आप मार दीजिए कौन सा, लेव वाइगॉस्की। या फिर अगर लेव वाइगॉस्की का अगर कोई कोटेशन देता है, अगर उसमें सामाजिक एवं संस्कृति एक साथ मिलता है तो आपको कौन सा हो जाएगा, ये लेव वाइगॉस्की, यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक। एक तरह से टैग वर्ड के रूप में ही काम किया जाता है, क्योंकि लेव वाइगॉस्की ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को खंडन किया, उस पर प्रभाव दिया, यानी कि उस पर क्या किया, उसको चर्चा किया है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, लेव वाइगॉस्की, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। अब आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अगला, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्षीय की नज़मा स्वयं से कहती है, क्या कहती है, आइए, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। अर्थात एक 5 वर्ष की बालिका है नज़मा, जो एक जिग्सा पहेली उसको सॉल्व कर रही है और स्वयं से ही बातें कर रही है। यानी कि क्या कर रही है, स्वयं से ही बातें कर रही है। 5 वर्ष की है नज़मा और स्वयं से बातें कर रही है, किस में, पहेली सॉल्व करते समय। तो क्या कह रही है, स्वयं से बात कर रही है, तो इसको हम कहते क्या है या इसको क्या कहा गया है, किसके द्वारा, वाइगॉस्की ने इसको किस तरह से संबोधित किया या फिर किस प्रकार इसको किया है, किस प्रकार इसको बताया है। पहला हमारा ऑप्शन आता है व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, या पाड़ यानी कि ढांचा, और चौथा क्या है हमारा, आत्म केंद्रित। तो इसमें जल्द से जल्द दोस्तों बताइए कौन सा इसमें होगा। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा, यानी कि आत्म केंद्रित वार्ता, यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच। ये हो गया हमारा क्या आंसर, यानी कि स्वयं से बात करना, कोई काम करते समय स्वयं से अगर हम बात करते हैं तो उसमें किस में आता है, ये वाइगॉस्की ने इसको किस में रखा है, आत्म केंद्रित वार्ता में रखा है। अब आइए हमारा जो 7वां प्रश्न आता है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यक पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यानी कि इसमें किसका उदाहरण दे रहा है, यानी कि सहयोग प्रदान करना मतलब कोई बच्चा अगर कोई काम करने जा रहा है तो अगर उसे थोड़ा मोड़ा कहीं डिस्टर्बेंस होती है या फिर थोड़ा मोड़ा अगर भटकता है तो आप उसे सहयोग प्रदान करते हैं और किसी उदाहरण देते हैं, जिससे बालक को एक मोटिवेशन मिलता है और वह बालक उस काम को अंजाम दे देता है। अर्थात संकेत देकर या फिर कोई एग्जाम्पल देते हैं। तो किस में आता है हमारा, जल्द से जल्द बताइए। हमारा पहला ऑप्शन है प्रबलन, दूसरा अनुबंधन, तीसरा मॉडलिंग और चौथा पाड़ यानी कि ढांचा। तो इसको जल्द से जल्द बताइए कौन सा होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, पाड़ यानी कि ढांचा। ये हमारा 7वां में हमारा चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। यानी कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला हमारा संवेदीय पेशी अवस्था बताया है, फिर दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा हमारा पूर्व संक्रियात्मक है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यह किस अवस्था की बात कर रहा है, मूर्त संक्रियात्मक के तीसरी अवस्था की बात कर रहे हैं। तो आइए इसमें क्या क्या ऑप्शन क्या दे रहा है। पहला है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क संध्यात्मक विचार, और दूसरा है संरक्षण कक्षा समायोजन, स्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व यानी कि प्रतीकात्मक खेल विचारों को अनुक्रमणीयता। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा सही है, बताइए जल्द से जल्द आप लोग बताइए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, संरक्षण
कक्षा समावेशन यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था बताया जा रहा है इसमें। और ये इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन आप लोगों को कौन सा मिल जाएगा, देख लीजिए, ध्यान से देखिए कौन सा है इसमें तो हमारा आज पियाजे है। और स्कीमा अगर आप लोगों को कहीं दिख जाए, अगर जिन पियाजे अगर कहीं दिखा तो सीधा आंख बंद करके आपको ऑप्शन लगाना है। इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, स्कीमा। यानी कि स्कीमा क्या कौन से दिया है इसमें, यानी कि संज्ञानात्मक विकास पक्ष दिया है, यानी कि कौन, एक ये जीन पियाजे ने हमारे इसमें दिया है। ठीक है, अब आइए ये तो हमें यानी कि स्कीमा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, यानी कि ये हमारा क्या एक तरह से नकारात्मक पक्ष है, यह हमें नकारात्मक पक्ष नहीं देता है, इसको हम पहले ही काट देंगे। दूसरा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। हाँ, ये कुछ हो सकता है, लेकिन आगे भी देखते हैं, क्योंकि सीटेट के परीक्षा में पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है उसमें लगभग अधिकतर जो ऑप्शन सभी लगभग समान होते हैं, और उसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहता है उसको हमें चुनाव करना होता है। तो आइए नीचे देखते हैं क्या है, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ये भी हमारा नेगेटिव आंसर, यानी इसको भी नहीं देना है। फिर रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी हमारा गलत है। अर्थात बच्चे को न तो श्रेणियों में बांटना है और ना ही उनका आकलन का परीक्षा प्राप्तांक अंकों का भी निर्धारण नहीं करना है, अनुत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नहीं करना है। अर्थात हमारा सबसे बेस्ट आंसर जो मिल जाता है कौन सा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्रश्न करते समय आप खुद को एक पल के लिए आप बच्चा समझ लीजिएगा, और आप लोग ये सोचिएगा कि अगर हम बच्चे होते तो हमारे साथ एक टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, या फिर हमें कैसा अच्छा लगता है या कैसा हमें चाहिए। अर्थात कह सकते हैं क्या कि जो हमारा सीटेट का जो प्रश्न होता है, यानी कि इस समय का जो हमारा जो पढ़ाई होता है, यानी कि जो भी हर चीज़ बनाई जाती है, क्लासेस होती हैं, पाठ्यचर्या होती है, किसके केंद्रित होती है, बालक को, यानी कि किसको, बालक यानी कि बालक को केंद्र में रखकर जो भी चीज़ हमें होता है क्या बनाया जाता है, जो भी काम होता है, जो भी क्रियाकलाप, जो भी विकास होता है, किसको केंद्र में रख के, बालक को केंद्र में रख के। अर्थात बालक के जो भी काम होना चाहिए बालक के अनुकूल होना चाहिए, बालक के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो इसमें 11 प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में से ये तो आप लोग देख कौन सा आंसर इसमें हो गया, हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही होता है। ओ सॉरी, ये तो 11 आ गया ना। आइए दूसरे, इसमें 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, नहीं, गलत, यह हमारा गलत है। दूसरा, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, कभी नहीं। यानी कि बुद्धि को आप 100% कभी भी मापा नहीं जा सकता है। अब दूसरा आता है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, नहीं, ये भी हमारा प्रश्न गलत है। अर्थात ये हमारा प्रश्न गलत है, यानी कि कौन सा है, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। यानी कि बुद्धि हम बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का क्या है, एक समूह है। ये हमारा इसका प्रश्न आंसर हो गया चौथा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। हमारा पहला ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, अभिसारिक विचार, अनम्य विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्द से जल्द आप लोग बताइए कौन सा है। तो हमारा इसमें ऑप्शन हमारा मिल जाता है कौन सा, सृजनात्मक विचारक। यानी कि क्रिएटिविटी में बालक हमेशा क्या करता है, विशेष अलग अलग तरीकों से सीखता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप किसी बालक को प्रश्न दे देते हैं तो बालक अगर कई तरह से किसी अलग अलग तरीकों से अगर सीख लेता है, तो यानी कि अलग अलग तरीकों से उसका उदाहरण समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, तो किसमें विचारक कौन सा, सृजनात्मक। एक सृजनात्मक बालक ही अलग अलग तरीकों से अर्थात क्रिएटिविटी कर सकता है। मतलब कह सकते हैं कि बालक जो होता है, सृजनात्मक जो बालक होता है, हमेशा अलग अलग विभिन्न तरीकों से सोचता है और उसके अंदर नए नए कार्यों को यह अंजाम देता है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सृजनात्मक विचारक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है,
बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ये तो गलत बात है, कभी ऐसा हमें करना ही नहीं। अर्थात बालक के जो भी हमें करना है बालक को केंद्र में रखकर करना है, बालक का अहित नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी हम देखेंगे किसमें बालक का हित देखकर ही जो भी काम करेंगे वो करेंगे। इस स्थिति को जैसी ही स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, हमें जैसा ही उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। फिर इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, यानी कि इसमें हम नहीं कर सकते। तो अब आइए हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचता है, क्या अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। अर्थात ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। क्यों? क्योंकि जो बालक होता है उसको आप कभी डांट नहीं सकते हैं, बच्चों को कभी आप पीट नहीं सकते हैं, बालों को दंड नहीं दे सकते हैं, टीचर यानी कि प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल से आप शिकायत नहीं कर सकते हैं, या फिर आप अभिभावक से भी शिकायत नहीं कर सकते हैं। और हाँ, बालक जो है अगर कक्षा में किसी प्रकार से अगर पिछड़ जाता है, यानी कि बच्चा अगर फेल होता है, तो उसमें जिम्मेदार बालक नहीं होगा बल्कि टीचर जो उससे जिम्मेदार होगा, या फिर टीचर की जो शिक्षण पद्धति होगी वो उसके गलत होगा, बच्चे के अनुकूल नहीं होगा। अर्थात अब बालक कभी भी उसमें गलती नहीं कर सकता है, सारी जो गलती किसका होगा? एक अध्यापक का होगा। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, या फिर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। और चौथा है हमारा तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। अर्थात एक तरह से हमारा क्या है, अपटा एक वर्ड एक तरह से इसमें लगा सकते हैं, अगर नहीं आए, नहीं मतलब नकारात्मक जो प्रश्न है उसको पहले आप काट दीजिए। हतोत्साहित यहाँ पे पहला किस में है? पहला में क्या है? नहीं, तो सबसे पहले हम इसमें काट दें। तैयार नहीं रहना चाहिए ऐसा तो है नहीं, हम टीचर पढ़ाने गए हैं तो प्रत्येक बालों को लेकर ही चलना पड़ेगा, उसके शैक्षिक योजनाओं बनाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक कक्षा में विशिष्ट प्रकार के अलग अलग व्यक्तित्व या अलग अलग सीखने के जो क्या है IQ लेवल के बच्चे होते हैं, और सारे बच्चों को हमें एक साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि जो बालक पिछड़ गया उसको छोड़ दो जाने दो, ऐसा हमें कभी नहीं करना है। हमें ऐसा तरीका ढूंढना है कि जो पिछड़ा बालक है वो भी क्या करे, हमारे समायोजन कर सके, अर्थात सभी बच्चों के साथ साथ सीख सके, आए चल सके। तो दूसरा क्या है, कभी कभी तैयार करना चाहिए, कभी कभी भी एक तरह से नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी हमें यूज नहीं करना है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, हाँ ये हो सकता है फिर, लेकिन आगे भी देखते हैं। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, हतोत्साहित हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी काट दिए। अर्थात हमारा कौन सा हो गया? तीसरा हमारा प्रश्न कौन सा? तीसरा हमारा सही होता है। इसमें क्या? सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14 प्रश्न। अब हमारा आता है कौन सा? 15 प्रश्न। क्या है 15 क्वेश्चन में? क्या कह रहा है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? यानी कि पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया यानी कि पठन विकार कह सकते हैं। क्या? पठन विकार यानी कि बच्चों को किस में समस्या होती है? पढ़ने में समस्या, पठन विकार होता है। तो इसमें आइए क्या है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने की धारा प्रवाहिता गलत, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी कि एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो इसमें हमारा डिसलेक्सिया यानी कि इसमें आता है। अगर आप लोग को ध्यान दीजिए, अगर कभी कभी आप लोग को हिंदी का वर्ड अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश वर्ड आप लोग समझ सकते हैं। डिसलेक्सिया यानी कि डिसलेक्सिया वह होता है जो बच्चे को पठन में क्या करता है? बाधा डालता है, यानी कि पठन रूप से अक्षम बालक को, यानी कि वो होता है कौन सा? डिसलेक्सिया। तो इसमें आइए हमारा प्रश्न क्या है? तीसरा हमारा इसमें प्रश्न सही हो जाएगा। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, अर्थात बालक को पढ़ने में क्या है? समस्या आ रही है, बट पढ़ने में क्या है? समस्या। जैसे कि अगर आप बच्चों को कोई लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अगर मान लीजिए कि अगर 6 लिखते हैं तो बालक कैसा पढ़ सकता है? बालक 9 पढ़ेगा। या फिर अगर आप 9 लिखते हैं तो बालक क्या पढ़ेगा? 6 पढ़ेगा। अर्थात उसको पढ़ने में क्या हो रही है? समस्या हो रही है, पठन में उसके विकार यानी कि प्रॉब्लम है, पठन समस्या है उसका। ये हो गया हमारे हैं। और हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह का ये प्रश्न अधिकतर आता है, जिसमें से कितने प्रकार के हैं सब? एक हमारा डिसलेक्सिया हो गया, एक डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया। ये जो हमारा ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा प्रश्न में, थोड़ा सा डिस्कैलकुलिया जो होता है हमारा गणित संबंधित होता है विकार, और जो डिस्ग्राफिया होता है हमारा लेखन संबंधित विकार होता है, और डिसलेक्सिया कैसा है? पठन संबंधित विकार होता है। ये प्रश्न हमेशा 1 नंबर का आना निश्चित होता है सीटेट में। ठीक है,
तो अब आइए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है। यानी कि आप लोग ध्यान दीजिए, व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य, और चौथा हमारा दे रहा है मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। यानी कि तो इसमें देखिए क्या है, इसमें समावेशी शिक्षा यानी कि 2009 में जो आया था समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, ये हमारा के अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये हमारा प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 17 में क्या है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबंधन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। बताइए कौन सा होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। यानी कि इसमें आप लोग को एक बात बता देंगे, इसमें जो है टैग वर्ड, एक तरह से आप लोग को टैग वर्ड बता दें क्या क्या यंत्र याद करने की आधारित, यानी याद, हमें बच्चों को याद नहीं कराना है कोई चीज़। और फिर प्रबलन पर केंद्रित, यानी कि प्रबलन केंद्रित सेंटर अराउंड इन्फोर्समेंट, यानी कि इसमें भी यह भी हमारा गलत है। तो हमारा फिर क्या हो गया, उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या, अनुबंधन द्वारा अर्जित, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी गलत है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, अवबोधन के, यानी कि फोकस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी कि अर्थ क्या करना है, अर्थ बताकर, अर्थ बना के अर्थ बताना है बालों को विस्तार रूप से। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए हमारा ऑप्शन की, बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने का द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, या फिर प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा इसमें देखिए क्या है, अनदेखा कर देना चाहिए। अनदेखा कर देना चाहिए अर्थात ये हमारा क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड, इसको हम पहले काट देते हैं, क्रॉस करते हैं। फिर दोबारा क्या है, दूसरा बच्चों को दंडित करना चाहिए। अभी हमने आप लोग को बताया कि बच्चों को दंड नहीं देना है, बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को इसकी शिकायत नहीं करनी है, अर्थात ये दंडित करना, ये हमारा क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको हम हटाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, बार बार याद करने की, यानी कि याद करना, ये देख ली, याद करना, बार बार याद करना, ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड, बच्चों को रटंत विद्या नहीं देना है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। मतलब प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, अर्थात बच्चों को, जानते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देना चाहिए, उदाहरण के थ्रू बच्चे अच्छे से समझते हैं, और ये हमारा इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा छात्र की क्या विशेषताएं हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए, यंत्रवत याद करना चाहिए, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना एवं वर्गीकरण करना। यानी कि आप लोग पहले देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया था, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना है, केवल, आप लोग केवल देख लीजिए, केवल ही, ओनली, ये सब चीज़ क्या है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, यानी कि इसको हमें क्रॉस कर देना है। फिर आगे क्या है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए, हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन आगे भी तो देखना है, याद करना चाहिए, याद हमारा क्या है, ये गलत टैग वर्ड है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित एवं वर्गीकरण, ये भी हमने गलत है। ये भी हमने आपको बताया कि बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना है, उनकी योग्यता के आधार पर उनकी ग्रेडिंग नहीं करना है, प्लस उनको अलग अलग सामूहिक किसी विशेष में नहीं बांटना है, चाहे वो जेंडर पे हो या फिर आईक्यू लेवल पे हो, उनको अलग अलग नहीं करना है। तो इसमें हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाता है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यानी कि बच्चों के अनुभव, ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर मिलता है, यह है हमारा दूसरा ऑप्शन सही। फिर आइए नेक्स्ट में देखते हैं, समेग एक संज्ञान एक दूसरे से क्या है, पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है या संबंधित नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, जल्दी से जल्द आप लोग बताइएगा, जल्द से जल्द। यह हमारा इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा, सन्निहित हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा, सन्निहित, यानी अर्थात समेग एवं संज्ञाग एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है, एक दूसरे में मिक्स है, यानी एक दूसरे के बिना नहीं होगा काम। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
हमारा पहला ऑप्शन है अधिगम पुनरुत्पादक एवं स्मरण की प्रक्रिया है। दूसरा अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तीसरा अधिगम अविवृत्त संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। चौथा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना प्रक्रिया है। तो बताइए जल्द से जल्द आप अपना आंसर बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, सब लोग जल्द से जल्द बताइए इसमें। तो आइए देखते हैं आंसर हमारा क्या है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, यानी कि स्मरण यानी कि एक तरह से कभी कभी टैग वर्ड में आता है ये निगेटिव, यानी कि हमारा नहीं होगा। फिर इसमें देख लीजिए याद करने की प्रक्रिया, ये हमारा पहले गलत हो जाएगा, याद हमें करना नहीं है। फिर उसके बाद अधिगम अविवृत्त संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन, ये भी हमारा नहीं हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा किस ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है, अब आइए हमारा अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, यानी कि उदाहरण या गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है, यानी कि परिणाम। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्या है, अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी तरीका है। दूसरा यह विद्यार्थियों के दिमाग के भ्रांतियों उत्पन्न करती है। तीसरा यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करती है। और चौथा जो है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यवादिक या प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जल्द से जल्द आप अपना आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप लोग ये एक टैग वर्ड देख लीजिए, प्रोत्साहित करना, यानी कि प्रोत्साहित करना सबसे बड़ा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी कि हमारा पहला ये आंसर सही हो जाएगा। दिमाग में भ्रांति उत्पन्न करना है, यानी कि भ्रांतियाँ मतलब क्या होता है, एक सस्पेंस तैयार करना, यानी कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अवधारणाओं की समझ में अभाव देखिए यहाँ पे अभाव दिया है ना, अवधारणाओं की समझ में अभाव करना है, अर्थात ये भी हमारा टैग वर्ड है और ये भी अब हमारा क्या है, टैग वर्ड है, अर्थात हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं प्रश्न, बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि बार बार बच्चे किसी काम में भागीदारी करते हैं, उसमें सक्रिय रहते हैं, तो उनको क्या लगातार हमेशा दंड देना चाहिए या फिर लगातार हमें पुरस्कार देना चाहिए, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें प्रभाव देखिए क्या है हमारा ऑप्शन, पहला बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाती है, और दूसरा आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, चौथा यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और हमारा अगला अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि जिज्ञासा कम हो जाएगी। यानी कि ये क्या है, इसका अगर आप बार बार बच्चों को, अगर छोटा सा भी अगर बच्चा काम कर देता है तो आप उसको तुरंत पुरस्कार कर दे देते हैं, तो बालक हर एक काम में हर काम उसको सामान्य लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर सोचेगा अच्छा ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, इसलिए आप बालक को हमेशा कभी भी हमेशा आप हर एक काम पर आप उसको पुरस्कार नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बालक को हर काम उसको आम काम लगने लगेगा, इसलिए आप उसको जब बालक कोई विशेष काम करे तभी आप उसको पुरस्कार दीजिए, जिससे बालक को ये लगेगा कि हाँ हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, बड़ा काम किए हैं, तभी हमें ये चीज़ पुरस्कार मिला है। और बात रही दंड की, तो आप हर एक काम में आप दंड भी नहीं देंगे बच्चों को, क्योंकि बालक एक तरह से उसके अंदर एक क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगी कि हमारे प्रति ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब आप हर काम पे दंडित नहीं करेंगे, या लगभग दंडित तो बालक को नहीं करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, चौथा अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। यानी कि सोचेगा जो भी आप काम करेगा बालक सोचेगा चलो इसमें तो पुरस्कार मिल रहा है, यानी हर काम उसके लिए वही मतलब कि सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, चौथा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। पहला हमारा क्या है, शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो जल्द से आप लोग जल्दी से लीजिए, आप अपना आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। पहला क्या है, शारीरिक दंड, ये तो कभी नहीं होगा, शारीरिक दंड कभी हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि बच्चों को दंड देना नहीं है किसी भी प्रकार का। ठीक है, अब हमारा क्या कौन सा आंसर सही, दूसरा हम देखते हैं सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सहयोगात्मक एक तरह, हाँ ये तो सही है, क्योंकि सहयोग की भावना बच्चों में विकसित करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा सतत एवं मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सही है। और तीसरा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, यानी कि बालक को क्या मूल्यांकन करना नहीं है, निरंतर तुलना करना नहीं है, किसमें, यानी कि बच्चों में तुलनात्मक, यानी कि बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, अर्थात यानी कि कौन सा दूसरा और तीसरा, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है,
ये रहा हमारा 24 प्रश्न। आइए और नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। अर्थात जो बालक किसी भी बात को या किसी भी समस्या को समझने में परेशानी हो रही है उनको, तो उसको जटिल अर्थात जो डिफ़िकल्ट है उसको व्याख्या यानी डिफ़िकल्ट चीज़ को कैसे उसको क्या कर सकता है और इजी भाषा में कर सकता है। बालक जिस भाषा में समझ सकता है, बालक किसको कैसे समझेगा उसका कैसे बालक कर सकता है। टीचर क्या करना चाहिए। पहला क्या है, एक व्याख्यान देकर ठीक है, व्याख्यान देकर उतना मायने नहीं रखता है, उतनी बड़ी बात नहीं। प्रतियोगिता अवसरों की व्यवस्था प्रदान करके, प्रतियोगिता अवसर ये भी हमारा नहीं होगा। बार बार यांत्रिक अभ्यास बार बार नहीं करना है, इससे करने से बालक का कोई वो खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर लास्ट क्या है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, अर्थात हमेशा आप जो भी काम करेंगे बालक को उसमें अधिक से अधिक अगर आप भागीदारी करेंगे, यानी कि बालक को जितना ही बालक सक्रिय रूप से होगा जिस ऑप्शन में, वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, अन्वेषण परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, यानी कि आप एक टैगवर्ड ये भी देख लीजिए, अवसर। बच्चों को हमेशा अवसर देना चाहिए हर एक काम के लिए। बच्चों से आप जितना से अधिक क्रियाशील करवाइए बालक किसी भी चीज़ को, क्योंकि करके सीखना सबसे बल देता है। ठीक है, यानी कि बच्चों को अगर अवसर प्रदान किया जाएगा तो जो भी ऑप्शन में हमारा अगर अवसर मिल जाता है तो एक बार उस पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि अक्सर अधिकतर वह सही हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार के प्रोत्साहन कर सकती है। यानी कि प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अर्थात बालक को किसी समस्या में को समाधान करने के लिए उसको कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए, बालक को क्या क्या कर। हमारा पहला ऑप्शन जो है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, यानी कि इसमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे कार्य के लिए आपको पुरस्कार देना चाहिए, गलत। हमें पुरस्कार हर एक काम पे देना नहीं है, केवल प्रत्येकात्मक ज्ञान पर बल देकर, केवल देख लीजिए, केवल हमारा क्या एक निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए हमें यहाँ से हटा देते हैं। फिर गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, देखिए इसमें क्या आ गया, दंडित आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन गलत है। यानी कि जब ये 3 ऑप्शन गलत हुए तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि क्या है, बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहन करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, यानी कि उसके बारे में सोचना। ठीक है, क्या दिख रहा है, सोचने के बारे में, उस पर अधिक से अधिक सोचना है, क्या है उसके बारे में विचार करना है, अधिक अलग अलग प्रकारों से उसको सोचना है, उसको प्रोत्साहन करना है सोचने के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से जटिल होता है। यानी कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से जटिल होता है। शैशव एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, यानी कि किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो जल्दी से आप लोग आंसर इसमें लगाइए, इनका आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए आप लोग। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। यानी कि शैशवावस्था जो होता है तीव्र गति में इसमें विकास होता है, चाहे वो मानसिक विकास हो या फिर शारीरिक विकास हो। ठीक है, यानी कि शैशवावस्था में तीव्र विकास की जो गति होती है बहुत ही तीव्र होती है, फिर धीरे धीरे आगे चल के क्या होती है, हल्का स्लो हो जाता है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था ठीक शैशवावस्था के बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ये हो गया। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर प्रश्न में एक शब्द छूट जाने से हमारा पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। अर्थात इसमें क्या है, नहीं का टैग वर्ड लग गया, अर्थात जो इसमें नहीं है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें देखना है। तो सबसे हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, विकास जीवन पर्यंत होता है। बिल्कुल सही है, विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्या है, प्रक्रिया है। अर्थात किसका सिद्धांत के अनुसार, निरंतर विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या है, ये जीवन पर्यंत चलती है विकास परिपक्व है, बिल्कुल है। यानी कि विकास को हम क्या कर सकते हैं, उसको दिशा दे सकते हैं उसमें, और बाहरी क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल उसमें
का उसको क्या कर मतलब पर्यावरण प्रदान करके उसको बढ़ावा दे सकते हैं। फिर हमारा तीसरा क्या है, विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों द्वारा बिल्कुल प्रभावित होता है, यानी कि विकास जो है आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि आप लोग एक और टैग वर्ड हमेशा याद रखिएगा कि ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, क्योंकि बालक पर जब जन्म लेता है तो उस पर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों किसका होता है, 50-50 का होता है। यानी कि कितना का होता है, 50-50 का दोनों पे प्रभाव पड़ता, बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, गलत, सांस्कृतिक भी उसे क्या करती है, प्रभावित करती है। अर्थात हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा, क्योंकि इसमें आंसर क्या दे रहा है, नहीं पूछ रहा है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है, अर्थात ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं 29 वाला, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। वैयक्तिक भिन्नताओं मतलब जो भी बालक है, जो भी मनुष्य पूरा है, उसमें सब में अपनी अपनी अलग अलग क्या होता है, विभिन्नता पाई जाती है। क्योंकि अगर एक ही माँ बाप का दो बालक होगा, अगर वह बालक जुड़वा भी होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होगा, एक भिन्नता पाई जाएगी, एक डिफरेंस पाया जाएगा। हर एक चीज़ में, विकास में भी, मानसिक भिन्नता, मतलब हर एक चीज़ में क्या होगा, भिन्नता उसमें मिलेगा। तो हमारा पहला क्या है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, ये हमारा नहीं है। जन्मजात विशेषताएं, ये भी हमारा नहीं है। पर्यावरण प्रभाव, ये भी हमारा नहीं है। आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यानी कि ये हमारा, क्योंकि ये हमारा दोनों एक साथ प्रभाव करता है, अलग अलग हमें प्रभाव नहीं करता है, क्योंकि आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों एक साथ बालक के विकास पे क्या करता है, प्रभाव डालता है। आनुवंशिकता मतलब ये तो जन्म से होता है, और पर्यावरण जो है, जो उसे बाहरी पर्यावरण जो उसे प्रदान किया जाता है, जो उसका अगल बगल का पास पड़ोस का जो वातावरण होता है, जो पर्यावरण होता है, वो उस पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। अभी हमने आपको बताया कि दोनों कितना होता है, 50-50 उस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन क्या है, तीस प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। अर्थात द्वितीय एजेंसीकरण का उदाहरण है, हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पहला तो हमारा क्या है, परिवार एवं पास पड़ोस। तो सबसे पहले आपको बता दें कि परिवार जो होता है सबसे प्रमुख, यानी कि पहला हमारा समाजीकरण का होता है, और पास पड़ोस भी होता है। परिवार के बाद बालक कहाँ जाता है, पहले पड़ोस में जाता है, यानी कि उसके आस पड़ोस का उसका प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद क्या है, परिवार एवं मीडिया को, परिवार तो हमने आपको पहले बता दिया, पहले परिवार पहला होता है, इसलिए इस परिवार होगा नहीं। विद्यालय एवं मीडिया, ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन नीचे भी एक बार देख लें, मीडिया एवं पास पड़ोस, जो कि पास पड़ोस भी हमने बता दिया कि पास पड़ोस कैसा है, पहला में आता है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अर्थात बालक पहले परिवार और पड़ोस में रहता है, फिर उसके बाद फिर कहाँ जाता है, उसके बाद फिर जब बालक परिवार से निकलता है, यानी आस पड़ोस जब निकलता है, तो बालक कहाँ जाता है, फिर विद्यालय में जाता है, यानी कि यह इसका दूसरा हो गया। यानी कि ये हो गया हमारा क्या, तीसरा हमारा प्रश्न आंसर सही हो गया। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट रहा, और ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे, और डेली आप हमारे चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक आप इसका लाभ उठाइए, क्योंकि जो भी अगर हम पूरा प्रश्न प्रीवियस ईयर का हम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग 50 से लेकर 60% अप टू 60% तक हमारा जो भी क्या होगा, हमारा प्रिपरेशन इससे हो जाता है। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।